चलिए, तो आज हम लोग करेंगे नए सब्जेक्ट को। द न्यू सब्जेक्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट ए वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब्जेक्ट है यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये ए वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जी वालों के लिए, प्रीलिम्स में भी, मेंस दोनों जगह। इट मीन्स अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से। एक सब्जेक्ट में हम लोग कर लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी कर लेंगे, साथ में मैकेनिक्स को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सोम को फिनिश कर लेंगे और साथ में मैकेनिक्स को भी कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिक्स वाला पोर्शन हो सकता है हो सकता है वो अगर सर कराते हैं राजेश सर तो आप लोग उनसे कर लिए, नहीं तो हम लोग साथ में करेंगे, है ना। इसको तो कर लिया जाएगा, तो साथ में दोनों को एक साथ ही हम लोग करते चलेंगे, मैकेनिक्स को भी और सोम को भी, मैकेनिक्स को भी और सोम को भी। ठीक है, बात की जाए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना, तो यहाँ से जो हो जाएगा सोम को लेकर के, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। देखा जाता है यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं, तो पेपर 1 का पार्ट हो जाएगा ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीलिम्स हो गया, ये प्रीलिम्स हो गया है ना, और ये मेंस हो जाएगा, मेंस हो गया, है ना। तो प्रीलिम्स का हो गया यहाँ से, और मेंस का हो गया। अगर बात की जाए यहाँ से ए 2022 लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ, है ना, लास्ट जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसके मार्क्स की बात की जाए, तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, आउट ऑफ 100, तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ से। मेंस में केवल एक ही क्वेश्चन था, वो भी डिफ्लेक्शन का था। एक ही क्वेश्चन था, वो भी डिफ्लेक्शन का था। तो सोम से बहुत कम क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेंस में केवल एक ही क्वेश्चन था 10 नंबर का, है ना, केवल एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, यही हम बात की जाए यहाँ से जे एग्जाम को लेकर के, जे या WD, है ना, लास्ट जो एग्जाम हुआ था, तो प्रीलिम्स में 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन था। वैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर पहले के एग्जाम की बात किया तो यहाँ से आपको 20 नंबर को तो मिलना ही मिलना है ना, बट कई बार ये चेंजेस भी होते रहते हैं। बट इस बार अगर हम लोग बात करें ए 2025 को लेकर के, तो टोटल कितने का होना है, 200 नंबर का होना है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 15 to 20 मार्क्स मिलेगा आपको, तो आप बोल सकते हैं 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में, केवल सोम से, है ना। तो 8 से 10 आप बोल सकते हैं क्वेश्चन मिलेगा किसमें, सोम सब्जेक्ट से। ठीक है, तो अगर 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स है, फिर वही 15 से 20 नंबर का आपको मिल रहा होगा, है ना, 15 to 20 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन जब बात की जाए मेंस में, तो केवल इस सब्जेक्ट से ये मान चलिए कर रहा हूँ, केवल सोम से हम लोग बात करें, पूरे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन से नहीं, केवल सोम से, तो 15 to 20 मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि सेम पोर्शन में आरसीसी और स्टील भी एडेड है ना, आरसीसी और स्टील भी एडेड है। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस होगा, लेकिन केवल इस अकेले सब्जेक्ट से आपको यहाँ से 15 से 20 नंबर का मिलेगा क्वेश्चन, है ना। ये तो हो जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर वाला पार्ट नहीं एडेड है, ना ही आरसीसी, ना ही स्टील, ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, केवल सोम से बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा किसके लिए, यहाँ पे ए वालों के लिए। अगर हम जे की बात कर ले यहाँ पे 2025, तो उनका भी जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वही जैसा ही होना है, उनके यहाँ भी सेम मिलेगा, तो 15 to 20 मार्क्स मिल जाएगा सोम से। मेंस में भी अराउंड इसके आसपास ही मिलेगा 15 से 20 मार्क्स, है ना, 15 से 20 मार्क्स, है ना, तो 15 से 20 मार्क्स उनको मिल जाएगा यहाँ से, तो आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, जेई वालों के लिए और ए वालों के लिए। ये तो हमने देखा मार्क्स के बेसिस पे, बट जब बात करते हैं इंटरव्यू में, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे आते हैं सोम और स्ट्रक्चर को मिला करके। हाँ, जब भी इंटरव्यूज होते हैं तो सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन सबको आपस में इंटरमिक्स करके बहुत ही अच्छे, आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, कि आपसे पेयर कंसेप्चुअल यहाँ से पूछा जाता है कि आपने सच में इसमें कुछ सीखा कि नहीं सीखा।
जो आप सीखोगे वही आपका आंसर होगा, है ना। जितने अच्छे से आपने इसको सीखा होगा उस वैसे आप इसको समझा पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछाते हैं प्रीलिम्स में भी, मेंस में और इंटरव्यू में भी, ठीक है। अब कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं, है ना, कई सारे टॉपिक ऐसे भी हैं कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे आप बोल सकते हैं एडवर्टली वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कई बार ऐसा होगा कि सेम ही क्वेश्चन अगर 15 से 20 कैंडिडेट हैं तो सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, है ना। तो यहाँ से सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप बोल सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है ना, इसे भी ये सभी माने जाते हैं कि दीज आर द कोर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। ये सभी आपके कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, है ना, इसमें कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो यहाँ से जो आपके कंसेप्ट हैं वो एकदम से क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट एकदम से वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके सिलेबस को देखते हैं, है ना, सिलेबस को देखते हैं। ये इस बार का सिलेबस है ना, ये इस बार का सिलेबस है। पहला आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कौन सा, सॉलिड मैकेनिक्स। तो आपको दोनों मिल रहा है, पहला कौन सा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, दूसरा कौन मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा सॉलिड मैकेनिक्स हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात की जाए, पहला देखना होगा यहाँ पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, है ना, कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, जो एक्ट कैसे करते हैं, है ना, कौन से कंकरेंट फोर्स होते हैं, कौन से नॉन कंकरेंट हो जाते हैं, तो वो सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाएगा FBD, है ना, कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे प्लॉट करते हैं। फिर इसका हैवी स्ट्रक्चर में कैसे क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम किसी ब्रिज को या फिर किसी भी ट्रस मेंबर को डिजाइन करें तो उसके लिए इसका क्या रोल होगा, FBD को कैसे प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। और FBD को प्लॉट करने के कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा आपका FBD के जो चांसेस हैं वो MCQ के पूछे जाने के चांसेस होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मिलेगा इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द, है ना, टू सॉल्व द डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को यूज करते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस एंड कंपैटिबिलिटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखा जाएगा इंटरनल फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर्स, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड सेंटर ऑफ मास। वैसे देखा जाए तो फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से आप एक मेंस के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से भी आप एक मेंस का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूले से ध्यान रखना के लिए बहुत जरूरी है, MCQ अच्छा खासा बनेगा यहाँ से। ये तो मैकेनिक्स का सिलेबस हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ पे सोम, तो कमीशन जो यहाँ से मेंशन करा हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स, इसके लिए यहाँ पे बीम्स के लिए। नेक्स्ट सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, सिंपल बेंडिंग थियरी, फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेस, शियर सेंटर, यूनिफॉर्म टॉर्सन, बकलिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस, कंबाइंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपको सिलेबस किसका दे दिया यहाँ पे, सोम का, है ना, कमीशन मेंशन करा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला चैप्टर देखा जाएगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पहला टॉपिक देखा जाएगा यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो इसकी बात की जाए ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्टिव में भी आपके यहाँ इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर को चेक करें कई सारे क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा। लेटेस्ट 2018 का जो पेपर हुआ वो सेम चैप्टर से पूछ लिया, कहाँ से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पहला ही चैप्टर है ये ना, तो अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला मिलेगा चैप्टर, यहाँ से जो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव। जितने भी आप देखेंगे लाइक यहाँ से इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया, ठीक है, फिर फटीग हो गया, क्रीप हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, स्ट्रेनर्जी, ये जितने भी आप पढ़ रहे होंगे, है ना, सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होंगे। और यहाँ से लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, है ना, लिखने को तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन हाँ आपसे ऑब्जेक्टिव कुछ यहाँ से मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसका भले ही सिग्निफिकेंस आप देखेंगे थियरी में लिखने को नहीं आ रहा है ना, या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत कम बन रहे हैं इस टॉपिक से, बट ये जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व है, जिसको आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे जो भी आप कंसेप्ट को पढ़ेंगे उन सब की एप्लीकेशन में इसका बहुत मेजर रोल होगा, है ना। और इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा होती है
या आप आरसीसी पढ़ते हैं वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मिलता है, स्टील पढ़ते हैं वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मिलता है, आप सोम पढ़ते हैं वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मिलता है, आप सॉइल पढ़ते हैं वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन हो जाता है ना। तो मल्टीपल आपको इसका एप्लीकेशन मिलता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, है ना, कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। फिर देखा जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। ये सभी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना, कि स्ट्रेस क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड, अब ये जो है यहाँ से आपको एमसीक्यू भी मिलेगा प्लस इसके ऊपर सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड इन कंपोजिट सेक्शन, ना, कई सारे मेंबर में एक्सियल लोड लग रहा होगा तो टोटल कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये तो किसका मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपल स्ट्रेस का। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता है, तो देखा जाएगा स्ट्रेन क्या होते हैं। नेक्स्ट देखा जाएगा कितने टाइप की स्ट्रेन होती है। नेक्स्ट स्ट्रेन फॉर द लोडिंग कंडीशन, मेंस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, प्लस ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा इससे, है ना। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर द वेरियस कंडीशन, यहाँ से मेंस भी आ रहा होगा, प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, किसमें, यहाँ पे स्ट्रेन में। नेक्स्ट देखा जाए कि इलास्टिक कांस्टेंट, है ना, जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं स्पेशली देखा जाए तो जो मेजर मिलता है वो 3 मिल जाते हैं, है ना, यंग्स मॉडुलस, शियर और बल्क मॉडुलस, है ना, ये 3 मिल जाते हैं। बाकी पॉइजन रेशियो मिलता है, उन सबको देखा जाएगा, उन सब का रियल सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिजाइनिंग में उनका क्या रोल होता है, वो सब आपको मिल रहा होगा, है ना, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखा जाएगा पॉइजन रेशियो, है ना, कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिर एक पॉइंट और देख लेंगे यहाँ से स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, एक टॉपिक यहाँ देख लिया जाएगा स्ट्रेस ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, तो यहाँ से भी समटाइम एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है। बाकी इलास्टिक कॉस्ट एंड पॉइजन रेशियो भी तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेंस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ये तो हो जाएगा चैप्टर 1। तो अगर चैप्टर 1 को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी, इंटरव्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद मिलेगा चैप्टर 2, है ना, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन हो जाता है, मेंस में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पे, सब्जेक्टिव भी होगा, तो इंटरव्यू में तो है ही भाई, है ना, कुछ भी इधर उधर खींच खाच के दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए, है ना, फिर से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा, फिर स्पैन क्या होती है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे, एसएफडी और बीएमडी से डिस्कस किया जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोडिंग कंडीशन, फिर टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, तो यहाँ से हम सीक्वेंस क्वेश्चन पूछ लेता है ना, व्हाट इज द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द इनडिटर्मिनेट। अब इनको पता करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, यहाँ पे वी विल यूज दिस इक्विवेलेंट क्वेश्चंस, किसको यूज किया जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वेश्चंस को यूज करेंगे, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से एनालिसिस ऑफ बीम, अब एनालिसिस ऑफ बीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जिन लोगों को रिएक्शन कैलकुलेट करना नहीं आता है उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें लोग देखेंगे बीम क्या होती है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखा जाएगा हाउ टू एनालाइज द बीम, है ना, हम बीम को कैसे एनालाइज करते हैं उसको देखा जाएगा यहाँ से, तो आपको मिलेगा एनालिसिस ऑफ बीम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से मेथड टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी को ड्रॉ करें तो कौन कौन हमारे पास मेथड मिल जाते हैं। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर एसएफडी एंड बीएमडी, अगेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाता है ना, फिर शियर स्पैन क्या जाता है ना, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ से मिल रहा होगा। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से एसएफडी एंड बीएमडी अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, तीसरे में डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो बीम में आप बोल सकते हैं, बीम में यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंपल सॉर्टेड बीम हो जाएगा, कैंटिलीवर हो जाएगा और ओवर हैंगिंग, इन तीन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन तीन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से एसएफडी एंड बीएमडी अंडर द मोमेंट लोडिंग कंडीशन, सेम चीज मिलेगा। फिर इकोनॉमिकल स्पैन, है ना, फिर देखा जाएगा इकोनॉमिकल स्पैन। अब इकोनॉमिकल बीम, इसलिए कंडीशंस होती हैं जब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट किस बराबर हो जाता है, यहाँ से
हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, उस केस में जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल बीम, इकोनॉमिकल बीम बोल देते हैं। उसके भी कंसेप्ट लोगों को डिस्कस करना होगा यहाँ पे। ये तो आपने लगा चैप्टर 2, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हर एक चीज़ के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हम फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या यूज है, एक्चुअल में क्या इसका यूज है, जब आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। फिर आपको पता चलता है यहाँ से कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसका स्ट्रेन का यूज कहाँ पे होता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द हाईवे, है ना, हाईवे की डिजाइनिंग से लेकर के आप एक डैम्स को डिजाइन कर रहे होंगे, सब में इसका कंसेप्ट यूज हो रहा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन ऑफ द पेमेंट ऑफ द रोड की डिजाइनिंग से लेकर के एक डैम्स को डिजाइन करेंगे तो सभी में इसका यूज मिल रहा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेन का। ऑलमोस्ट हम देखिए जितने भी स्ट्रक्चर आप डिजाइन होगा, चाहे वो ब्रिज का हो जाए, चाहे वो सॉइल के लिए हो जाए, कोई भी हो जाए, इसका रोल सबसे मेजर होगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा और प्रिंसिपल स्ट्रेन कितना होगा, है ना। अगर सिलेबस में नहीं मेंशन होता तो भी कई बार इसको पढ़ा जाता है, सिलेबस में नहीं मेंशन तो कई बार इसको पढ़ा जाता है, टोटल प्रिंसिपल स्ट्रेन बेसिक इसके बारे में जाना जाता है ना। और लास्ट ईयर आप चेक करेंगे 2000 आपका जो एग्जाम हुआ था, प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछ जाता है एमसीक्यू में, हाँ, तो इसको भी आपको अच्छे से करना होगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है कि एक्चुअल आपने शो में क्या पढ़ा वही सब एग्जाम देखने होंगे। इसमें देखा जाएगा स्ट्रेस अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, यूनिएक्सियल बाइएक्सियल, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू भी मिलेगा आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस से, है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस, फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो कंप्लीट आपको मिलेगा यहाँ से, तो एमसीक्यू भी आपको मिलेगा यहाँ पे, सब्जेक्ट भी मिलेगा प्लस इंटरव्यू भी मिल जाएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। मोहर सर्कल मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, है ना, लेकिन हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा प्लस इंटरव्यू में, है ना, प्लस इंटरव्यू में। जैसे आप मोहर सर्कल पढ़ते हैं तो यहाँ से डिफरेंट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत पूछ जाती हैं। फिर अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन कि मोहर सर्कल प्लॉट कैसे होता है या इसका शेप कैसे मिलता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे पूछा हुआ है। अंडर प्योर शेयर कंडीशन, अंडर बाइएक्सियल कॉम्प्रेशन लोडिंग, अंडर बाइएक्सियल टेंशन लोडिंग, ये आपको यहाँ पे मोहर सर्कल का समझ आता है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम पढ़ते हैं मोहर सर्कल ही पढ़ते हैं ना, जब भी आपने पढ़ा होगा मोहर सर्कल पढ़ा होगा, है ना। क्या आप लोगों ने मोहर पैराबोला मेथड भी पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने मोहर सर्कल ही सुना होगा। हमेशा सर्कल ही क्यों, पैराबोला, रेक्टेंगल, ट्रेंगुलर क्यों नहीं होता, ठीक है, ये भी बहुत आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहा जाए मोहर सर्कल, तो एक हमेशा रटा होता है कि हाँ मोहर सर्कल हो गया, मोहर सर्कल को अप्लाई कर रहे हैं ना, मोहर सर्कल के रूल्स हम सॉल्व करें। लेकिन कई बार आपसे पूछा है कि क्यों मोहर सर्कल ही क्यों आता है, मोहर पैराबोला मेथड भी तो हो सकता है, मोहर मोहर स्क्वायर भी तो हो सकता है, मोहर हाइपरबोला भी तो हो सकता है, वाई मोहर सर्कल, तो कई बार ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछाते हैं। अब ये एक्चुअल आपका प्योर कंसेप्चुअल होगा कि आपने इसको समझा हुआ या जैसे ऐसे पढ़ करके गो थ्रू हो गए आप, ठीक है। तो कौन सा मिलेगा यहाँ से, मोहर सर्कल मिल जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस, फिर बेंडिंग स्ट्रेस बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसका पूरा एप्लीकेशन आपको आरसीसी मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन आपको स्टील में मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन आपको किस मिल रहा होगा, या सॉइल मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन आपको शो में उसमें हाईवे में मिलेगा। तो जहाँ पे भी डिजाइनिंग आपको मिलेगा सब जगह बेंडिंग स्ट्रेस का आपको यूज मिल रहा होगा, है ना, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस का यूज मिल रहा होगा। तो एमसीक्यू में भी आएगा ये, प्लस इंटरव्यू में पूछा जाएगा, प्लस सब्जेक्टिव, तो हर एक चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट होगा बेंडिंग स्ट्रेस का। इसी को इसी को हम फ्लेक्चर भी बोलते हैं। आप चेक करेंगे या फिर आप पता करेंगे तो लास्ट ईयर जब 2022 का 2018 का जब इंटरव्यू हुआ तो कई सारे एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट आर द अजम्पशन यूज्ड इन फ्लेक्चरल स्ट्रेस, या बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस में, या थ्योरी ऑफ बेंडिंग, वो सारा सेम ही नाम है ना, वो सारा सेम ही नाम है। तो कई बार आपसे भी पूछा जाता है, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई बताइए यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस कौन कौन से अजम्पशन है। एमसीक्यू में कई बार अजम्पशन को स्टेटमेंट करके लेके दे देगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, फिर पूछे कौन सा करेक्ट है। मीन्स इसके सिग्निफिकेंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी बेंडिंग स्ट्रेस के, है ना। और इसका देखा जाए तो
और सिग्निफिकेंस भी है। जब भी लोड का मोमेंट होता है स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेंडिंग होता है ना। तो कब बेंडिंग होगा, कितने लोड पर होगा, नेचर कैसा होगा, कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो सब आपको यहाँ से मिला होगा, है ना। वो सब आपको मिला होगा यहाँ से, ठीक है। किसका, यहाँ से, बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। जैसे कहा जाए हम जब भी बीम को डिजाइन करते हैं, है ना, जैसे आरसीसी आप देखते हो, आरसीसी बीम को डिजाइन करते हैं, तो जब भी बीम को डिजाइन करें आरसीसी बीम को, हमेशा जो ब्रेड्थ होता है ना, डेप्थ से कम होगा, या पोजीशन डेप्थ हमेशा ज़्यादा होता है किसी ब्रेड से। अब क्यों होता है उसका एक्चुअल एप्लीकेशन आपको यहाँ से मिलेगा, एक्चुअल एप्लीकेशन आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। क्योंकि जब बीम को डिजाइन करते हैं तो उसका एक कंसेप्ट ही कौन सा यहाँ से, बेंडिंग है। उसका कंसेप्ट यहाँ से क्या है, बेंडिंग है। जैसे आप पढ़ते लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो कोलैप्स में आपको मिलता है फ्लेक्चर, डिजाइन बीम फॉर द फ्लेक्चर, तो पूरा आपको यहाँ से मिल रहा होगा, है ना, पूरा आपको यहाँ से मिला होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस की खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बेंडिंग स्ट्रेस की खुद में बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कई बार आपसे पूछा जाएगा, कई बार आपसे पूछा भाई जो भी ऐसा हो गया, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जब भी हम बनाते हैं, है ना, जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, स्लैब को, ठीक है, स्लैब को, उसका जो एक्सपेंशन है लेटरल एक्सिस में कैसा होगा, है ना। फिर अगर हम यहीं पर एक ट्रेंगुलर कॉलम को बना दें तब क्या हमारा फायदा होगा या लॉस होगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाएगा, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं यहाँ से पियर्स को, जैसे भी हम लोगों ने हाईवे को फिनिश किया, तो पियर्स का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा ही मिल जाता है आपको, बीच में सर्कल होता है, टॉप में थोड़ा जैसा आपको फ्लैंज टाइप का मिल जाता है, कैसे ऐसा ही क्यों करते हैं, वो सब कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे, अब देख रहे होंगे आरसीसी के, आप बोल सकते हैं कि आरसीसी का जो मेन डेरिवेशन है ना, जो मेन डेरिवेशन है वो सब यहीं से निकल रहा होगा। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट बहुत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बेस बनते हैं आपके सारे सब्जेक्ट को लेकर के। आप सोम पढ़िए, आप स्टील पढ़ लीजिए, आप आरसीसी पढ़ लीजिए, मैकेनिक्स पढ़ लीजिए, स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, हाईवे पढ़ लीजिए, सॉइल बता ही दिया आपको, जहाँ पे भी देखें सब इसका यूज मिल रहा होगा। तो इसी वजह से इन सबको कोर सब्जेक्ट माना जाता है। एनालिसिस ऑफ बेंडिंग को डिस्कस किया जाएगा, जम्पस को देखें हम लोग यहाँ से। फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, फोर्स सडेड बाय रेजिस्टेड बाय द सडेड पोर्शन, मूवमेंट रेजिस्टेड बाय द सडेड पोर्शन, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर देखा जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंपोजिट मेंबर, है ना, रिजिड कनेक्शन को लेकर के। फिर फिक्स्ड बीम को देखा जाएगा, टॉप एंड बॉटम, है ना, फिक्स्ड बीम, साइड फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिर देखा जाएगा यहाँ से बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, वैसे देखा जाए जो प्रैक्टिकल लाइफ में बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ही आप बोल सकते हैं, आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे यूज हो रही है। जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई एक्चुअल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है आप इसमें एक से एक कंसेप्ट इसमें से आपको समझने को मिला होगा, फिर आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। आप देखेंगे आरसीसी में पूरा पूरा डिजाइनिंग ही इस बेंडिंग स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा होगा, है ना, इस बेंडिंग स्ट्रेस पर डिपेंड कर रहा होगा कि क्रॉस सेक्शन कैसा प्लॉट कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों शेप दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है ना, उसके पीछे क्या रीजन है, सबके सब आपको यहाँ से मिल रहा होगा। इवन कई बार तो रेलवे में भी इसको यूज़ कर लेते हैं, कई बार हम रेलवे में इसको यूज़ कर लेते हैं, और डे बाई डे लाइफ में भी आप इसको फील कर रहे होंगे, डे बाई डे लाइफ में भी आप इसको फील कर रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों। हाँ, हो सकता है अभी आप इसको नया ध्यान दे रहे हैं, हाँ, हो सकता है अभी आप इसको नया ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो डे बाई डे लाइफ में भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के कंसेप्ट को। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा आपके लिए, इसलिए यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट डायरेक्ट सीरीज, अब ये चैप्टर केवल एमसीक्यू के लिए है ना, डायरेक्ट सीरीज सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसमें देखा जाएगा डायरेक्ट सीरीज फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर एंड डायमंड सेक्शन। फिर देखा जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम फॉर द वेरियस शेप, तो डिफरेंट शेप के लिए स्ट्रेस का डायग्राम कैसा बन जाता है इसको देख लेंगे हम यहाँ से। अब नेक्स्ट देखा जाएगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब सिलेबस में तो कहीं नहीं मेंशन है, आप देखेंगे कि सिलेबस में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको यहाँ से डिफ्लेक्शन आपको पढ़ना है या फिर डिफ्लेक्शन यहाँ से लिखा हुआ है, कहीं नहीं मेंशन है, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते, है ना, लिखा भले ही नहीं यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे एक टर्म से यहाँ पे लिखा गया बकलिंग, जैसे एक टर्म से लिखा गया यहाँ से बकलिंग ऑफ कॉलम, है ना, बकलिंग ऑफ कॉलम, तो बिना बताए आपको डिफिनेशन पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया बकलिंग ऑफ कॉलम, तो बिना बताए आपको इसको पढ़ लेना है, पहली चीज़। नेक्स्ट, आप इंटरव्यू में जाते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ना, जिसमें कहा जाता है ना, जिसमें कहा जाता है कि भाई सच में, है ना, जिसमें कहा जाता है सच में आपसे कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, वो कहाँ से पूछे जाते हैं, वो डिफ्लेक्शन से पूछे जा रहे होते हैं, हाँ, डिफ्लेक्शन से पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ से पूछा जाएगा, है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, कहाँ से, डिफ्लेक्शन से। तो डिफ्लेक्शन में आपको करना किसको, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मेथड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मैकॉलस मेथड को करना होगा मेंस के लिए, सुपरपोजिशन आपको मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब देखते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम को, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम को देखा जाता है, आपकी जो एक्चुअल माइंड है ना, कि आप सब चीज़ों को या फिर कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, वो सारा यहाँ पे अप्लाई होगा, है ना, वो सारा यहाँ से अप्लाई होगा कि हम बीम को कैसे देख रहे हैं, तो इसके एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, और फिर हम अपने माइंड में सोच कैसे रहे हैं, वो सारा यहाँ पर आ रहा होगा सुपरपोज में, जिसको हम सुपरपोजिशन बोलेंगे, है ना। तो इन सब का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नहीं भी होने से आपको इसको पढ़ के जाना होगा। जैसे बात की जाए जेई वालों के लिए, तो जेई में डिफिनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन आरडब्ल्यूडी का पेपर उठा के देखेंगे तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट, जेई वालों में नहीं मेंशन है डायरेक्ट सिलेबस में, लेकिन देखोगे तो क्वेश्चन पूछ लिया है ना, देखेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर एरिया मूवमेंट मेथड, अब एरिया मूवमेंट मेथड को अब चाहें तो देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट अगर आप डबल इंटीग्रेशन और मैकॉलस को करते हैं तो एरिया मूवमेंट मेथड को स्किप करने से भी हो जाएगा, बट हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एरिया मूवमेंट मेथड को भी। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके सामने जो एरिया मूवमेंट मेथड, इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा कम हो जाता है। जब भी क्वेश्चन तक कभी नाम से लेकर के नहीं आता कि आप इस मेथड को यूज़ करिए, हो सकता है कभी पूछ लेता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे यहाँ से, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर चैप्टर 7 देखा जाएगा टॉर्सन, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रीलिम्स से भी होगा लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका मेंस को लेकर के, प्लस ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, प्लस टॉर्सन का भी, टॉर्सन का भी। तो डेली आपको डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन आपको मिल रहा होगा, डेली लाइफ में आप इसको एप्लीकेशन मिल रहा होगा किसका, यहाँ से टॉर्सन का, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द कि हम सुबह उठते हैं टिल द स्लीपिंग, सब जगह आपको टॉर्सन का एप्लीकेशन मिल रहा होगा, ठीक है। आप कपड़े को, आप नहाने जा रहे हैं, टॉवल को क्या करें, आप निचोड़ रहे हैं, टॉर्सन हो गया। आपको बॉटल से पानी पीना है तो आप कैप को क्या करें, ओपन करें, तो आप टॉर्सन को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बाइक को चलाएं तो आप एक्सेलरेट करें तो क्या अप्लाई करें, आप टॉर्सन को करें, मीन्स सभी जगह इसका एप्लीकेशन दिख रहा होता है टॉर्सन का, है ना, सभी इसका एप्लीकेशन दिख रहा है। आप साइकिल चला रहे हैं तो टॉर्क को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो अब सभी जगह इसका एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो डेली लाइफ में कंप्लीट सोम का आपको एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें देखा जाएगा अजम्पशन यूज इन द थियरी ऑफ द प्योर टॉर्सन, नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से टॉर्सन रिजिडिटी एंड साइन कन्वेंशन यूज इन टॉर्सन एंड टॉर्सन मूवमेंट, टॉर्सन मूवमेंट डायग्राम। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन सॉलिड एंड हॉलो सॉफ्ट, और फिर देखा जाएगा यहाँ पे शार्प अरेंजमेंट इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना, शार्प अरेंजमेंट सीरीज एंड पैरेलल। ये जो है यहाँ से मेंस के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं कि शार्प को अरेंज किसमें, सीरीज में और पैरेलल में, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा और टॉर्क कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है यहाँ से। फिर देखा जाएगा लास्ट चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 8, 8 में क्या मिलेगा यहाँ से कॉलम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कॉलम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो फिर से मैकेनिक्स का ही पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हमें पढ़ना ही है ना। तो देखा जाए यहाँ से कॉलम क्या होता है, फिर स्लोलिन रेशियो क्या होता है, हम कॉलम के एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं, है ना, बकलिंग स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप के मोड्स ऑफ फेलियर हैं। तो कॉलम से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो आने के चांसेस बहुत कम है ना।
तो जो क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं उन्हीं के 4-5 को ऐड कर देगा तो मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। यानी 4-5 मेंस के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को ही ऐड कर देगा एमसीक्यू वाले को तो मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हो ज़्यादातर प्रीलिम्स को लेकर के कि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिफरेंट लेंथ कौन सी हो जाती है, स्टैंडर्ड रेशियो क्या हो जाता है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो में बहुत पूछा जाता है कि आप स्टैंडर्ड रेशियो तो पढ़ते तो हैं। कई बार आपसे पूछे भाई आप स्टैंडर्ड रेशियो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ क्या है ना, इसका यूज़ क्या है। फिर जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमारी बीम की डिजाइनिंग में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम की डिजाइनिंग में इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या सच में आपने इसको कहीं यूज़ करके नहीं देखा, ये सब आपसे पूछा जा रहा होता है। फिर बकलिंग एनालिसिस हो गया, है ना, कि बकलिंग क्या होता है, कहीं सच में आपने बकलिंग देखा कि नहीं देखा। तो मोस्ट ऑफ केस में बोल देते हैं कि बकलिंग, तो कॉलम याद रहता है कि बकलिंग कहाँ होगा, कॉलम में, कॉलम को बकल होते हुए नहीं देखा हो। जरूरी नहीं कि कॉलम में जाके देखो तभी बकलिंग हो, कहीं पे भी कॉम्प्रेसिव लोड मिलेगा, जो बेंडिंग होगी वही क्या है यहाँ से, है ना, लोड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बेंडिंग आपको मिलेगी, रिफ्लेक्शन मिलेगा, वही क्या बकलिंग है। तो कहीं भी हो सकता है ना। आप एक कॉपी को ले रहे हो, कॉपी को क्या ऐसे रख दबा रहे हैं तो एक्सपेंडर क्या कर रहा है, बकल कर जा रहा है। ठीक है, आप किसी रॉड को ले रहे हैं ऐसे कंप्रेस करें तो हो रहा है ना, आप किसी पाइप को लेके कुछ ऐसे कर रहे हैं, आप किसी थ्रेड को लेकर ऊपर से ऐसे हैंग कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो आपको रियल लाइफ में डेली मिल रहा होता है, जो नहीं कि आप कॉलम में जाके देखें। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बकलिंग एनालिसिस हो गया, मोड्स ऑफ फेलियर हो गया, रैंकाइन थियरी हो गया, तो इन सबको देख लिया जाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं तो उनको हमें करना होगा। फिर देखा जाएगा यहाँ से, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ से कौन सा चैप्टर हो जाएगा, मैकेनिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर सर नहीं लेते हैं मैकेनिक्स की क्लासेस तो हम लोग इसको भी कर लेंगे, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से कंबाइंड और डायरेक्ट बेंडिंग एनालिसिस, इसको भी हम लोग साथ में कर लेंगे। जब बेंडिंग एनालिसिस कर रहे हैं तो वहीं पर आपको मिल जाएगा ये कंप्लीट मिल जाएगा सिलेबस किसका, आपका यहाँ पे सोम का। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा किसका, यहाँ पे सोम का। अभी तो सिलेबस हो गया, अब नहीं देखते आपको यहाँ से बुक्स कौन सी रेफर करनी है। ठीक है, तो आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, कोई हाई फाई हम लोग की बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, है ना, तो टेक्स्ट बुक जो आपको देखनी होगी, टेक्स्ट बुक के लिए, है ना, टेक्स्ट बुक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से, पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे यूसी जिंदल सर की आप बुक देख सकते हैं। ठीक है, इज अ HOD इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट, है ना, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो DU में ये HOD हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। इनकी बुक, और इनकी बुक ES में बहुत चलती है ना, ES के लिए इनकी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, सोम की, यूसी जिंदल सर की। और आप इनके क्वेश्चंस को ऐसे आप देखें, PDF आपको मिल जाएगा, इनकी बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब कंसेप्ट आपके यहाँ से बहुत अच्छे हैं, है ना, अगर आप इनकी बुक्स को लेते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं RK बंसल, आप RK बंसल को देख सकते हैं। RK बंसल को आप प्रेफर करेंगे, लेकिन उनके आंसर्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव मत करेगा जो उन्होंने सब्जेक्ट वाले दिए हैं। जो पीछे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, कई सारे क्वेश्चन उन्होंने आंसर को गलत लिख दिया है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, है ना। लेकिन जो आप देखेंगे बुक सर्कुलेटेड होता है टेलीग्राम पे, पे कह रहा हूँ, ऑनलाइन में जो अवेलेबल है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत से एरर्स हैं, हो सकता है न्यू एडिशन में कम हो गया हो, लेकिन आंसर में कई सारे मिस्टेक्स हैं। तो नो डाउट कंसेप्ट अच्छे दिए इन्होंने, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करा हुआ है ना, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये ना, RK बंसल हो गया। लेकिन जो इनके आंसर्स हैं मेंस वाले, अगर नहीं मैच हो रहा है परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है आंसर इन्होंने गलत लिख दिया है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो गया है। थर्ड आपको मिल जाता है यहाँ से, थर्ड मिल जाएगा यहाँ से, वो मिलता है इंजीनियर RK राजपूत। तो आप इनको देख सकते हैं, ये मैं केवल स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूँ कि स्टेट के लिए आप इन सभी बुक्स को रेफर कर सकते हैं। और ये तीनों बुक्स आपको बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आपको PDF ऑनलाइन अवेलेबल, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ पे इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों में से अगर आप किसी बुक को रेफर करना चाहें तो आप RK बंसल और राजपूत का ले सकते हैं। बाकी एक्चुअल में सच में आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर जिंदल को उठा लीजिए, यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से, नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से, अब प्रैक्टिस आपको कहाँ से करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ठीक है, इसमें देखा जाएगा यहाँ से प्रैक्टिस के लिए आपको पहला वर्कबुक,
वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे आप ए के लिए कर रहे हैं या फिर जे के लिए, तो वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वर्कबुक के भी क्वेश्चन छूटे ना, वर्कबुक का जो न्यू वाली वर्कबुक है और जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन एडेड हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ से, आप यूथ पब्लिकेशन को देख सकते हैं, आप यूथ पब्लिकेशन को देख सकते हैं, जिनकी भी ठीक ठाक बुक है, बट अगर आप वर्कबुक को करें तो उसमें सबका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, वर्कबुक में आपको सबका कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना, इसके लिए हो गया यहाँ पे। थर्ड आप देख सकते हैं मेंस के लिए पीएससी हो गया, है ना, एसएससी जेई हो गया, ठीक है, और स्टेट पीवाई क्यूज हो गया, है ना, स्टेट पीवाई क्यूज हो गया। इनके जो क्वेश्चन है ना, मेंस में, मेंस अंडर 10 मार्क्स, अंडर 10 मार्क्स, आप उसको आराम से देख लीजिए, आप उनको आराम से यहाँ से कर सकते हैं। 15 मार्क्स वाले 20 मार्क्स वाले में नहीं जाना आपको, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो रहा होगा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी करेंगे, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को लिया जाएगा जो केवल एमसीक्यू के लिए है, जो केवल एमसीक्यू के लिए है। आपको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे थिन एंड थिक सिलेंडर्स को, इनके लिए 1-2 क्लास ही चलेगा, उसी में सारा हो जाएगा, थिन एंड थिक सिलेंडर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से शियर सेंटर हो जाएगा, शियर सेंटर को भी हम लोग कर लेंगे यहाँ से, और थर्ड क्लियर है किसको, यहाँ पे स्प्रिंग्स को। ये केवल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थिन एंड थिक सिलेंडर से पूछा जा सकता है, शियर सेंटर से पूछा जा सकता है, बट स्प्रिंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन शियर सेंटर हो गया, थिन एंड थिक सिलेंडर्स हो गया, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्प्रिंग से थोड़ी चांसेस कम, बट फिर भी हम लोग इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा, इसका यहाँ पे सोम का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट आपको सोम का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, कई सारे लोग पूछेंगे कितने दिन में ख़त्म होगा, अराउंड 25 क्लास आप लेकर चलिए इसका, यहाँ पे 25 क्लासेस में आपका ये सभी फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो डिटेल में पढ़ने से ही आपके लिए बेटर है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है, सिविल का भी, मैकेनिकल वालों के लिए भी ये सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, और आपको पता ही है इंटरव्यू पैनल में आपके कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है ना, ही बिलोंग्स टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ही बिलोंग्स टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं तो ये सब्जेक्ट तो क्या होगा, कॉमन होगा, और उनके यहाँ प्रिंसिपल एसेस को, है ना, एकदम से घूर घूर के पिलाया जाता है, मैकेनिकल वालों को प्रिंसिपल एसेस बहुत अच्छे से समझाया जाता है ना, टॉर्सन बहुत अच्छे समझाते हैं, डिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझाते हैं उनको, क्योंकि इन सबका रियल यूज उनको मिल रहा होता है ना, उन सबको रियल यूज का मिल रहा होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे, और बोल सकते हैं एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कहाँ से, इस सोम चैप्टर से, है ना। और जब भी डिस्कशन किया जाता है, जब भी डिस्कशन किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो अल्टीमेटली कहाँ पे आके रुकते हैं, इसी सब्जेक्ट पे आके रुकते हैं, और यहाँ से फिर तो कंसेप्ट निकलते ही चले जाते हैं भाई, क्योंकि सबको डिजाइनिंग क्या है, सो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन आपको मटेरियल में भी देखने को मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे को पता करेंगे, जो भी आप यहाँ से एनालिसिस करेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए आपको कि यहाँ से आपको यहाँ से एक बिल्डिंग डिजाइन करनी हुई, है ना, तो आपने का भाई इतना लोड आया होगा, फॉर एग्जाम्पल लोड यहाँ सारा कितना, यहाँ से 10,000, वो या आप बोल सकते हैं 1000 किलोटन आ रहा है ना, किलोमीटर, ये तो आपने यहाँ से एस्टिमेट करके पता किया एनालिसिस करके, लेकिन इसको रजिस्ट करने के लिए आपको मटेरियल भी तो ढूंढना होगा जो इतने लोड को रजिस्ट कर पाए। नेक्स्ट हम